तो आज हम बात करने वाले हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के बारे में। ठीक है, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होता है। ठीक है, देखते हैं। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, मैन्युफैक्चर्स करता है, ठीक है, कंपाउंड्स करता है, प्रिजर्व करता है, बाई करता है, स्टोर करता है, ऐसे करता है, ठीक है, पैकेज करता है, मेडिकेशन करता है फॉर इन पेशेंट, मतलब अंदर के भी पेशेंट और आउट पेशेंट, बाहर के भी पेशेंट। उस जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है इतना सारा काम करता है, डिस्ट्रीब्यूट, मैन्युफैक्चर, कंपाउंड, प्रिजर्व, बाय, स्टोर, ऐसे पैकेज मेडिकेशंस फॉर द इनपुट एंड आउटपुट, ये सब सारा काम करता है। और उसी को हम क्या कहते हैं, हॉस्पिटल फार्मेसी कहते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, हॉस्पिटल फार्मेसी कहते हैं। चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल। क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं हॉस्पिटल के, बात करते हैं। क्लिनिकल हॉस्पिटल होते हैं जो प्रोवाइड करता है आउट पेशेंट केयर प्राइवेटली और पब्लिकली। जो क्लिनिकल हॉस्पिटल होता है वो प्रोवाइड करता है बाहर के पेशेंट केयर करता है प्राइवेटली और पब्लिकली, दोनों करता है। ठीक है, और नॉन क्लिनिकल हॉस्पिटल जो है वो लैक डायरेक्ट पेशेंट केयर करता है एंड आर द कैटेगराइज्ड बाय साइज, कॉस्ट और ऑनरशिप, ये सब करता है। इसमें देखते हैं हम कि ये कहना क्या चाह रहा है। क्लिनिकल हॉस्पिटल जो है मेजॉरिटी हॉस्पिटल, क्लाइंट ग्रुप हॉस्पिटल और एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल सिचुएशन हॉस्पिटल, ये क्लिनिकल हॉस्पिटल में आएगा। ठीक है, नॉन क्लिनिकल हॉस्पिटल में क्या क्या आएगा, पब्लिक ऑनरशिप, प्राइवेट हॉस्पिटल एंड ये सेम है। ठीक है, पब्लिक ऑनरशिप और प्राइवेट हॉस्पिटल, ये नॉन क्लिनिकल हॉस्पिटल में आएगा। ठीक है, अब देखिए मेजॉरिटी हॉस्पिटल में देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे हो सकता है। जैसे एग्जांपल, कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, कैंसर हॉस्पिटल है। ठीक है, लेप्रोसी हॉस्पिटल होगा, टीबी का होगा, टीबी हॉस्पिटल, और साइकेट्रिक हॉस्पिटल हो सकता है। ये मेजॉरिटी हॉस्पिटल होगा, इसमें मेजॉरिटी में काउंट किया जाता है। क्लाइंट ग्रुप हॉस्पिटल में मैटरनिटी हॉस्पिटल, गायनेकोलॉजिकल हॉस्पिटल और पेडियाट्रिक हॉस्पिटल, ये क्लाइंट ग्रुप हॉस्पिटल में आएगा। ठीक है, एनाटॉमिकल एंड साइकोलॉजिकल सिचुएशन हॉस्पिटल जो है वो देखिए, फिजियोलॉजिकल सिचुएशन हॉस्पिटल जो है वो देखिए, आई, किडनी, ठीक है, ऑर्थोपेडिक, ईयर, नोज एंड थ्रोट हॉस्पिटल, ये सब किस में आएंगे, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल सिचुएशन हॉस्पिटल्स में आएंगे ये सारे। ठीक है, अब देखेंगे पब्लिक ऑनरशिप में देखिए, जो नॉन क्लिनिकल हॉस्पिटल है उसमें पब्लिक ऑनरशिप में क्या होगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है ये पब्लिक ऑनरशिप, और स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है ये पब्लिक ऑनरशिप में आ जाएगा। अच्छा, प्राइवेट हॉस्पिटल में जो कि ट्रस्ट हॉस्पिटल होता है, जो ट्रस्ट से चलता है, फिर रिलीजियस बॉडीज़ एक होते हैं उससे चलता है, और एक लिमिटेड कंपनी चलाता है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेड साइज। जो बेड साइज होता है वो किस किस बेसिस पे है और कितना कितना होता है। जैसे लार्ज हॉस्पिटल में होता है उसमें कम से कम 1000 से लेकर के और उससे ज़्यादा भी होना चाहिए बेड। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, लार्ज हॉस्पिटल में काउंट करेंगे। और ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, इसमें कॉस्टली इलाइट हॉस्पिटल होता है। ठीक है, दूसरा मीडियम हॉस्पिटल उसको बोलेंगे जिसमें 500 से लेकर के 1000 बेड होगा, उसको मीडियम हॉस्पिटल बोलेंगे। स्मॉल हॉस्पिटल उसको बोलेंगे जिसमें 100 से लेकर के 500 बेड है, उसको स्मॉल हॉस्पिटल बोलेंगे। और एकदम कम जो हॉस्पिटल होगा, वेरी स्मॉल हॉस्पिटल, जिसमें लेस देन 100 बेड होना चाहिए, उसको हम वेरी स्मॉल हॉस्पिटल बोलेंगे, मतलब बहुत लोअर में। ठीक है, स्मॉल हॉस्पिटल उसको बोलेंगे जो 100 से 500 बेड होना चाहिए उसमें, मीडियम में 500 से 1000, लार्ज में 1000 से लेकर के उससे एबव अगर है तो वो लार्ज हॉस्पिटल में काउंट किया जाएगा।
चलिए बात करते हैं अब नंबर ऑफ फार्मासिस्ट। अच्छा, बेड है तो उस हिसाब से फार्मासिस्ट कितना होना चाहिए उस हॉस्पिटल में। चलिए देखते हैं। जो अगर 50 बेड है, अप टू 50 बेड है तो 3 फार्मासिस्ट के रिक्वायर्ड है वहाँ पे। अप टू 100 बेड है तो 5 होना चाहिए। अप टू 200 बेड है तो 8 होना चाहिए। अप टू 300 बेड है तो 10 होना चाहिए। और अप टू 500 बेड्स अगर है तो 15 होना चाहिए फार्मासिस्ट वहाँ पे। कितना कितना, 50 है तो 3, 100 है तो 5, 200 है तो 8, और 300 है तो 10, और 500 है तो 15। ये इतना फार्मासिस्ट का रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये सब बेड में। अब बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट को, मतलब क्या रिक्वायरमेंट होता है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में। अब देखिए, इसमें सबसे पहले डायरेक्टर, जो कि सुप्रिटेंडेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विस, चीफ फार्मासिस्ट, जो एम फार्मा है वो चीफ फार्मासिस्ट हो जाता है। ये 4 टाइप का। ये फार्मासिस्ट जो है मेडिकल स्टोर जो बी फार्मा के लिए है, और दूसरा 2 फार्मासिस्ट बी फार्मा और डी फार्मा, ये डिस्पेंसिंग के लिए है। ठीक है। देन पोस्ट ग्रेजुएट फार्मासिस्ट जो होता है वो क्वालिटी कंट्रोल के लिए होगा, और फार्मासिस्ट जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में है वो बी फार्मा कैंडिडेट होगा। ठीक है, ये होगा ये हॉस्पिटल का फार्मासिस्ट। अब आगे यही देखते हैं। फार्मासिस्ट इज़ ए लिंक बिटवीन मेडिकल प्रोफेशनल्स एंड पब्लिक। ठीक है, जो लिंक होता है किसके किसके बीच में, मेडिकल प्रोफेशन और पब्लिक के बीच में। ठीक है। दूसरा, ड्रग रिक्वायर्ड टू बी हॉस्पिटल्स बाय परचेज्ड फॉर मेडिकल सुप्रिटेंडेंट। ठीक है। देन 3, मिनिमम 500 आवर्स ट्रेनिंग फॉर द फार्मेसी रजिस्ट्रेशंस, और फार्मेसी रजिस्ट्रेशन के लिए 500 आवर कम से कम मिनिमम चाहिए। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं फ्लोर स्पेस कितना चाहिए रिक्वायरमेंट। अगर हम बेड के लिए फ्लोर जो है कितना चाहिए, और कौन कौन सा एरिया किस किस टाइप का है ना, तो उसमें चाहिए कितना कितना एरिया। बात करते हैं अब कि कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग एरिया जो होगा। अगर 50 बेड है, ठीक है, 205 स्क्वायर फीट चाहिए। ठीक है। अगर 100 बेड है तो 350 स्क्वायर फीट चाहिए। अगर 200 बेड है तो 495 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए। ठीक है। अच्छा, अगर पेरेंटल सॉल्यूशन लेबोरेटरी है तो उसमें अगर 100 बेड है तो 150 ही चाहिए। 200 बेड है तो 200 स्क्वायर फीट चाहिए। ठीक है। अच्छा, अगर स्टोर रूम हमको रखना है, अगर 100 बेड है तो 125 स्क्वायर फीट होना चाहिए, और 200 बेड है तो 200 स्क्वायर फीट होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग लेबोरेटरी अगर है तो उसमें 200 बेड में 120 स्क्वायर फीट होना चाहिए। ऑफिस एंड लाइब्रेरी अगर है तो 200 में 105 स्क्वायर फीट होना चाहिए। सर्कुलेशन करवा रहे हैं, मतलब सर्कुलेशन है तो उसमें 60 स्क्वायर फीट होना चाहिए। ठीक है। तो ये स्पेस के रिलेटेड ये है, कितना बेड में कितना स्क्वायर फीट होना ज़रूरी है। एज़ पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट शेड्यूल एम जो है वो मिनिमम 250 स्क्वायर फीट एरिया इसेंशियल है, मतलब ज़रूरी है हॉस्पिटल फार्मेसी के लिए। मतलब एज़ पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक जो है शेड्यूल एम के तहत मिनिमम 250 स्क्वायर फीट 250 स्क्वायर फीट ज़रूरी है हॉस्पिटल फार्मेसी के लिए। ठीक है। और इट इंक्रीज 10 स्क्वायर मीटर पर बेड फॉर 100 बेड्स। इट इंक्रीज 10 स्क्वायर मीटर पर बेड फॉर 100 बेड। अगर 100 बेड है तो 10 स्क्वायर मीटर पर बेड उसमें क्या चाहिए, और 6 स्क्वायर मीटर पर बेड फॉर 200 बेड्स, और 5 स्क्वायर मीटर फॉर मोर देन 200 बेड्स हॉस्पिटल। ठीक है। मतलब
उसमें 5 स्क्वायर मीटर के दायरे में होना चाहिए, ठीक है। और वो 200 बेड जो होगा वो 5 स्क्वायर मीटर के दायरे में होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब है। अब देखिए मिनिमम स्पेस रिक्वायर्ड जो है मैन्युफैक्चरिंग एएसयू ड्रग जो होगा वो 1200 स्क्वायर फीट में होना चाहिए, ठीक है। अब टर्मिनोलॉजी कुछ और डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। टर्मिनोलॉजी ड्रग ओवरडोज, ड्रग एब्यूज़ और पॉलीफार्मेसी, ये किसे कहते हैं? जो ड्रग ओवरडोज है, ठीक है, ये ड्रग ओवरडोज उसे कहते हैं जो टेकिंग टू मच ऑफ सब्सटेंस वेदर इट प्रिस्क्रिप्शन ओवर द काउंटर लीगल और इलीगल ड्रग जो है वो ओवर खा लिया, मतलब ज़्यादा दवा खा लिया है, उसको ओवरडोज कहेंगे। अब ज़्यादा 500 की जगह पे 1000-2000 mg अगर खा ले तो ओवरडोज हुआ ना, उसी को कहता है ओवरडोज। ड्रग एब्यूज किसको कहते हैं? इट रेफर्स टू यूज ऑफ ड्रग by self medications in a manner and amount that deviates from the approved medical and social patterns in given culture at given time। मतलब जो ड्रग एब्यूज़ क्या कह रहा है, सेल्फ मेडिकेशंस मैनर, मतलब खुद से ही अगर हम मेडिकेशन ले रहे हैं उसको और वो भी अप्रूव्ड क्या है, अमाउंट द डेविएट्स फ्रॉम द अप्रूव्ड मेडिकल एंड सोशल पैटर्न्स इन गिवन कल्चर एट अ गिवन टाइम। तो मतलब अगर सेल्फ मेडिकेशन ले रहे हैं तो वो ड्रग एब्यूज कहलाएगा। पॉलीफार्मेसी जो है वो क्या होता है? द यूज़ ऑफ मल्टीपल मेडिकेशन इन पेशेंट कॉमनली एंड ओल्डर एडल्ट, पॉलीफार्मेसी बीइंग 5 or more drugs at the same time रेगुलर थेरेपेटिक बेसिस, दैट इज कॉल्ड पॉलीफार्मेसी, ठीक है। ये हो गया। अब बात करेंगे हम कम्युनिटी फार्मेसी का, ठीक है। तो कम्युनिटी फार्मेसी क्या होता है, ठीक है, वो हम बात करेंगे।